ठीक है जी मयंक भाई। चलिए भाई सुनो, तो नीचे से लगने वाला प्रेशर बढ़ जाता है। अब नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा है मतलब फोर्स ज्यादा लग रही है, ऊपर फोर्स कम लग रही है। ठीक है, देयरफॉर नेट अपवर्ड फोर्स act on body, net upward force act on body which provide डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट दे देती है इसको। मतलब हम सोचते हैं कि हमारे बल्ले पे आएगी बॉल, जैसे भज्जी होता है ना, हरभजन क्या करता है, बॉल को घुमा के फेंकता है, और जब वो बॉल को घुमा के फेंकता है तो बल्लेबाज को लगता है बॉल बिल्कुल नीचे आएगी, लेकिन वो टप्पा खा के ऊंची चली जाती है। जब बॉल टप्पा खा के ऊंची जाती है तो एक्चुअली वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है मैग्नेस इफेक्ट की वजह से। तो मैग्नेस इफेक्ट का कंसेप्ट कब लगाना है, जब कोई स्फेरिकल बॉडी हो, और स्फेरिकल बॉडी में भी क्या हो, स्फेरिकल बॉडी में भी स्पिन हो रहा हो। अगर उसको स्पिन करके फेंकते हैं तो टप्पा खा के वो ज्यादा ऊपर तक जाएगी, क्योंकि उसको डायनेमिक लिफ्ट मिल जाता है वहां से। तो ये एयर है जो बह रही है यहाँ पर, है ना, ये एयर है, ये भी एयर है, और नीचे भी एयर है। बात समझ में आ रही है ये? बोलो भाई। तो जब हम क्या कहते हैं, बॉल को नॉर्मल उससे फेंकते हैं तो वो ज्यादा ऊंची नहीं जाएगी टप्पा खा के, लेकिन घुमा के फेंकते हैं तो टप्पा खा के ज्यादा ऊंची चली जाती है, क्योंकि उसको हवा के द्वारा डायनेमिक लिफ्ट मिल जाता है। हवा के द्वारा क्या मिल जाता है इसको, डायनेमिक लिफ्ट। बोलो सही है क्या? इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। और बच्चों मैग्नेस इफेक्ट कहां पर लगाना है हमें, स्फेरिकल बॉडीज के केस में। बात समझ में आ गई? दूसरी कंडीशन सुनो। अब दूसरी कंडीशन होती है एरोडायनेमिक लिफ्ट। एरोडायनेमिक लिफ्ट इन एरोप्लेन विंग्स। एरोप्लेन के विंग्स में भी ऐसे ही कंसेप्ट लगता है, एरोडायनेमिक लिफ्ट इन एरोप्लेन विंग। अब जो एरोप्लेन की जो शेप होती है, कुछ एरोप्लेन के जो विंग्स की शेप होती है वो कुछ ऐसे बनाई जाती है, नीचे से फ्लैट और ऊपर से ऐसे कर्व्ड। जैसे हमारी कार की शेप देखी है तुमने, रॉकेट की शेप देखी है आप लोगों ने। तो होता क्या है, जब ये अपना एरोप्लेन चल रहा होता है तो उसके जो विंग्स होते हैं, पंख तो देखे हैं ना सबने, तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, जो ऊपर एयर आती है वो पास पास आ जाती है ऐसे, ये वाली टकरा के ऐसे पास, और ये वाली दूर दूर है। सेम कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है एयर की, वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर वेलोसिटी कम रहती है, नीचे से यह सीधी निकलती जाती है, और यहाँ से टक्कर खा के यहाँ पर इस तरीके से जाती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ऊपर से लगने वाला, और नीचे से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो गया। मतलब एरोप्लेन विंग्स के ऊपर ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है, और नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो कम है। नीचे से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ऊपर से कम प्रेशर लग रहा है। अगर नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो इसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डायनेमिक लिफ्ट मिल जाएगा इसको। अरे बात समझ में, नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन विंग्स विच प्रोवाइड डायनेमिक लिफ्ट, जो उसको उड़ने में उठने में मदद करता है, डायनेमिक लिफ्ट। तो एरोप्लेन विंग्स में भी क्या लगती है, डायनेमिक लिफ्ट लगता है। मतलब जब हवा में चलता है तो उसकी विंग्स की शेप ऐसे बनाई जाती है कि जो ऊपर एयर है उसकी रफ्तार ज्यादा हो और नीचे वाली रफ्तार कम हो, वो सीधी निकल जाती है। आ रही है बात समझ में? तो सेम कंसेप्ट लगता है इसमें। अब इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक लिफ्ट इन एरोप्लेन विंग्स में भी होता है, और बॉल के केस में भी होता है, स्पिनिंग बॉल के केस में। बोलिए भाई। ठीक है, अगली बात, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार ड्यूरिंग स्टॉर्म बोलते हैं ना, बहुत तूफानी हवा चल रही है तो स्टॉर्म, ये स्टॉर्म, स्टॉर्म ही बोलते हैं मेरे ख्याल से।
ड्यूरिंग स्टॉर्म, है ना, सही लिखा है ना मैंने? क्या स्पेलिंग ढूंढू नेट पे, जल्दी बोलो भाई। स्टॉर्म मतलब तूफान वगैरह टाइप में। मेरी आवाज आ रही है सबको? सही लिखा है मैंने, स्टॉर्म। तूफान की स्पेलिंग देख लो। ठीक है, स्टॉर्म। ड्यूरिंग स्टॉर्म द टॉप ऑफ हार्ट्स फ्लाइज ऑफ। कहने का मतलब है कि जब तूफान आता है तो हट मत होती है झोपड़ी, झोपड़ी का जो टॉप टॉप होता है ना, टॉप, वो उड़ जाता है। बात समझ में आ गई? तो जब तूफान आता है तो तूफान के दौरान जो झोपड़ियां होती है, झोपड़ी की जो हट, जो हट मतलब झोपड़ी का जो टॉप होता है वो फ्लाइज ऑफ हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। वो काम कैसे होता है वो देखो जरा। ये मान लो अपनी झोपड़ी है जिसकी ये छत है, ऐसे समझो। हवा आई यहाँ पे, दीवारों पे टकराई, दीवारों पे टकराई, और ये वाली हवा निकल जाएगी ऐसे, है ना? अब जो दीवारों पे टकराएगी, तो दीवारों पे जब हवा टकराएगी तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? दीवारों पे जो हवा टकराएगी उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी या घट जाएगी? क्या बात कर रहे हो यार? तुम चल रहे हो, मान लो बहुत तेजी से चल रहे हो, बहुत तेजी से चल रहे हो, सामने दीवार आ जाए तो तुम्हारी रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर सी बात है रफ्तार घटेगी। तो जो दीवार से टकराती हवा, उसकी रफ्तार कम हो जाती है, यहाँ पर वेलोसिटी कम होती है नीचे। अगर नीचे वेलोसिटी कम है और ऊपर वाली हवा निकलती रहती है, ऊपर और नीचे का ये डिफरेंस है वो देखते रहना भाई, इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख रहा हूं मैं। तो नीचे वाली रफ्तार घट जाती है हवा की, इसलिए वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है, और ऊपर प्रेशर कम रहता है। अगर नीचे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, नीचे से प्रेशर अब ज्यादा लगेगा और ऊपर प्रेशर कम है, तो नेट फोर्स किधर लगी इस पे? हवा की वजह से। हवा की वजह से नेट फोर्स किधर लगी? भाई जो नीचे से हवा है, जो नीचे हवा है वो कैसी है? कम रफ्तार वाली टकरा के दीवार से, और ऊपर वाली निकल जा रही है। तो जो नीचे प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है कम लग रहा है। तो इस पर नेट फोर्स किधर लगी? प्रेशर क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया ना। प्रेशर क्या होता है, सॉरी, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो जो फोर्स लगी, नेट फोर्स किधर लगी? नेट फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर देयरफॉर रूफ फ्लाइज ऑफ। जल्दी बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? नेट फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर रूफ फ्लाइज ऑफ, इसलिए छत उड़ जाती है। ये बात समझ, थोड़ा एप्लीकेशन में भाई समय लेता हूँ मैं, इसलिए अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है यार। जो भी समझ में ना आए, लेकिन होना सारा ये खेल है। वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, वही सब खेल है सब कुछ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बैंक समझ रहा है मेरी बात? बैंक सो रहा है कि सुन रहा है? सर मस्त नींद आ रही है, सो रहा हूँ। अच्छा बढ़िया है यार ये तो। गुड। सो रहा है ना? ऐसे ही बोलेगा ना तू, यही जवाब देगा ना, देख ले। रिकॉर्डिंग में बेटा तेरे पापा को ही सीधे बोलूंगा, मतलब ये दिन आगे तू जवाब देगा वो मैं, है ना? अरे भाई, मतलब अपने ये जो ऐसे बच्चे हैं वो भी भाई से जवाब देंगे वरुण, वाह भाई वाह। फिर तो भाई अपने और दूसरों में कुछ भी अंतर ही नहीं रहा भाई। चलो, चलो भाई मधुसूदन भाई, आगे बढ़ते हैं। मान ले मधुसूदन ऐसा है,
बढ़िया। चलो, अब मान लो हार्ट अटैक की बात कर लो। जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो जो हार्ट होता है हमारा, पता है मुझे, ऐसा नहीं होता तो टेंशन मत लेना, ये अपना आर्टरीज है। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज ब्लड को सब जगह ले जाएगी, है ना। दिल धक धक करेगा और भाई साहब खून सारा जो है शरीर में दौड़ेगा। अब मान लो भाई कोई बच्चा है भाई, है ना, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन जाने से पहले मोमोज खाता है, ट्यूशन की क्लास लेके फिर जाता है तो बर्गर खाता है, फिर घर में सो जाता है, फिर सुबह स्कूल चले जाते हैं, फिर स्कूल की वैन आती है, बैठता है, चला जाता है, बैठता है, उठता है, चलता है, यही प्रोसीजर चलता रहता है काफी दिनों तक। अब भाई तो दबा के वो तला हुआ खा रहा है, दबा के बाहर का खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, कोई वर्कआउट नहीं, कोई चलना फिरना नहीं, तो भाई साहब उसकी जो आर्टरीज है उसमें प्लेग जम गया। आर्टरीज में क्या जम गया? प्लेग। मान लो ये आर्टरीज है, इसमें प्लेग जम गया, ये प्लेग जम गया। अब आर्टरीज में प्लेग जम गया, काई जम गई भाई साहब, चर्बी जम गई, जो भी बोल दो। तुम्हें बायो वालों को ज्यादा पता होगा, मेरे को बायो नहीं थी। अब आर्टरीज में प्लेग जमा हो गया, तो आर्टरीज के अंदर जो एरिया है वो क्या हो गया? आर्टरीज के अंदर एरिया क्या हो गया? कम हो गया। आर्टरीज के अंदर का जो एरिया है वो कम हो गया। अगर आर्टरीज के अंदर का एरिया कम हो गया, अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई ब्लड की। अब ब्लड तेजी से बह रहा है उसमें से, क्योंकि भाई एरिया कम तो रफ्तार बढ़ जाती है। अगर ब्लड तेजी से बहेगा तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो भाई साहब, अगर अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो कोलैप्स कर जाएगी। भाई अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है इसके आर्टरीज के, तो ये कोलैप्स कर जाती है। अंदर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है, कोलैप्स कर गई, कोलैप्स कर गई। अब जो कोलैप्स कर गई तो उस जिस हिस्से में आर्टरीज ब्लड ले जा रही थी वो हिस्से में खून जाना बंद हो गया, तो वो क्या हो गया, वहां पर उसमें सुन्न पड़ना स्टार्ट हो गया, सुन्न पड़ गया, वो शरीर काम नहीं कर रहा, सुन्न पड़ गया। अब वो भाई साहब बंदा परेशान होता है, दिमाग पे जोर डालता है, दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वो हार्ट को सिग्नल भेजते हैं। मान लो ऐसे बात मेरी, है ना। तो जब हार्ट को सिग्नल भेजते हैं तो हार्ट बहुत तेजी से पंप करता है। अगर हार्ट तेजी से पंप करेगा तो हार्ट सोचता है यार मैं तेजी से पंप करूंगा तो तेजी से ब्लड फेंकूंगा, और तेजी से ब्लड फेंकूंगा तो ये जो कोलैप्स हुआ है अंदर वो खुल जाएगा। सही सोच रहा है हार्ट तो अपने तरीके से, पर उसमें मतलब एज भी हो गई इस बंदे की, अब मान लो, है ना। तो एज के साथ साथ जो मस्कुलरिटी है वो कम हो गई, मसल्स का लचीलापन कम हो गया। अब हुआ क्या, जैसे हार्ट ने तेजी से पंप करना स्टार्ट किया, तो हार्ट ने जैसे ही तेजी से पंप करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, ये ब्लॉकेज जो है ना खुल गई। और जैसे ही ब्लॉकेज खुली, जैसे ही ब्लॉकेज खुली, ब्लड बहुत तेजी से गया उसमें से, और जैसे ही ब्लड बहुत तेजी से गया, दोबारा अंदर प्रेशर लो हो गया और वो दोबारा कोलैप्स हो गई। और जो मल्टीपल कोलैप्स हुआ उसने उसकी जान ले ली। नहीं समझ में आई मेरी बात? तो होता क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें बर्नौली थ्योरम जो पार्ट यूज हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो बायो का पार्ट है वो बायो वाले टीचर बताएंगे, और तुम्हें पता होगा हार्ट्स के बारे में कैसे क्या होता है। तो मेरी बात समझ में आ गई, इसमें फिजिक्स कहाँ पे यूज हुई? तो इसलिए मल्टीपल कोलैप्स का मतलब ये हुआ, पहले कोलैप्स हो गई क्योंकि प्लेग जम गया था। मतलब मल्टीपल कोलैप्स तो मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ ना, मेरे को बायो की लैंग्वेज नहीं पता। एक बार पहले कोलैप्स हो गई, अब कोलैप्स हो गई तो जिसमें आर्टरीज ब्लड लेकर जा रही थी वो हिस्सा सुन्न पड़ गया, तो हार्ट तेजी से, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ताकि ये ब्लॉकेज खुल जाए। अब जैसे ये ब्लॉकेज खुलेगी तो भाई साहब कोई भी चीज है, मान लो किसी चीज कहीं पे ब्लॉकेज अड़ जाता, पाइप में कुछ ब्लॉकेज आ जाती है, तो आप तेजी से पानी मारते हो, उसमें मारते हो, और जब जैसे ही वो ब्लॉकेज खुलती है तो पानी बहुत तेजी से निकलता है वहां से। और अगर पानी वो जो ब्लड है बहुत तेजी से निकला, ठीक है, ब्लड बहुत तेजी से निकला तो अगेन अंदर प्रेशर लो हो गया, और जिसकी वजह से दोबारा कोलैप्स कर गई। और जब दोबारा कोलैप्स कर गई तो हार्ट फेल हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, बंदा मर गया।
यही सारी कहानी होती है कि जल्दी बोलो भाई। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, सीरियस मत हो। अगर क्लास में तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो बोलूंगा, मजाक तो करूंगा, नहीं तो बोरिंग रहेगा। वैसे भी यार ऑनलाइन में बोरिंग ही रह रहा है, फिर भी कुछ तो कोशिश करेंगे। चलो अब सुनो भाई। अब क्या है, अब मान लो दो, मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ, आप लोग बताना क्या होगा। मान लो एक, पहले मैं आप बताऊंगा। हाँ भाई मजाक ही है भाई सबसे। दो बलून है, बलून देखे, दिल वाले आते हैं। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है। अब इस बंदे ने हवा मारी यहाँ से। क्वेश्चन समझ गए? हवा फूकी। हवा फूकना मतलब एयर ब्लो कराई उसने, हवा फूकी। जैसे मैं एयर फूक रहा हूँ जैसे, समझ में आ गया? दो बलून है, दो बलून के बीच में इसने हवा फूकी, ऐसे करे फूक मारी। तो बताओ अगर ये फूक मारेगा तो ये बलून पास आएंगे या दूर जाएंगे? सोच के बोलना। बलून पास आएंगे कि दूर जाएंगे, बस ये क्वेश्चन है। दूर जाएंगे। गुड। और थोड़ा सा टाइम और लूंगा एप्लीकेशन में, उसके बाद निपटा दूंगा। और कोई कुछ कहना बोल रहा है? जल्दी कमेंट दिया करो भाई। दूर ही जाएंगे, गुड। चलिए चेक करते हैं। देखो ये पेपर है। अब बताओ हवा मारूंगा उनके बीच में, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पास आ रहे हैं। सही है ना? पास आ रहे हैं। अब बताऊं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब ये बलून है, नॉर्मल हवा है हमारे कमरे में, है ना? पर इसने जब यहाँ पर हवा फूकी तो यहाँ पर एयर की वेलोसिटी, हवा फूक रहा है एयर, एयर की वेलोसिटी बढ़ गई। भाई जब मैं फूकता हूं तो हवा तेजी से निकलती है ना, वेलोसिटी एयर की बढ़ गई। अगर वेलोसिटी एयर की बढ़ गई तो प्रेशर बीच में लो हो गया। अब लो प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से जो बाकी हवा है ना वो इस तरह बहने लग जाती है। क्योंकि हवा या लिक्विड कोई भी हो, हाई प्रेशर से लो की तरफ बहने लग जाता है। तो जिस तरफ लो प्रेशर है ना, हवा उस तरफ बहने लग जाती है, इसलिए पास आ जाते हैं। समझ में आया कंसेप्ट? दोबारा बताऊं। एयर हो या लिक्विड, कोई भी हो, हमेशा हायर प्रेशर से लोअर जाता है, याद रखना। अगर आप बीच में हवा मारेंगे तो बीच में एयर की वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, इसलिए जो बाकी हवा है हमारे आसपास की सारी इस तरह बहने लगती है। सबको समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, आपने ऐसे फील करा है कभी कि बस में या ट्रेन में जब तुम जाते हो या कार में जब जाते हो, तो जब कार चल रही होती है, बस चल रही होती है, ट्रेन चल रही होती है, तो आपको हवा लगती है। और जैसे वो रुक जाती है तो हवा कम लगती है या नहीं भी लगती? होता है कभी किसी के साथ? एक्सपीरियंस कराएगा कोई है ऐसा जिसने ऐसा एक्सपीरियंस ना करा हो? हर बार ही होता है, और होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो ट्रेन चल रही है, बस चल रही, कार चल रही है, जो भी मान लो। तो जो ट्रेन चल रही है, जब वो ट्रेन आती है तो जो ट्रेन आएगी तो हवा को डिस्प्लेस करती है। तो जब ट्रेन आ रही होती है तो जो जहां से ट्रेन गुजरती है वहां पर हवा की रफ्तार बढ़ जाती है। जिस जगह से ट्रेन गुजरी, भाई तो उस जगह हवा की रफ्तार बढ़ जाती है। या बस गुजरी या कार गुजरी, अगर हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी तो मतलब ट्रेन के आसपास का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। फिर रिपीट करता हूँ अपनी बातों को। जब ट्रेन पास हो रही है, एक का एग्जांपल ले सकता हूँ, ट्रेन बस कार कुछ भी बुलवा लो, ट्रेन बोल देता हूँ। जब ट्रेन जहां से गुजरेगी तो ट्रेन के आसपास की एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एयर का प्रेशर ट्रेन के आसपास में कम हो गया। अगर ट्रेन के आसपास में एयर का प्रेशर कम हो गया तो जो भी हवा है अब दूर वाली, सारी ट्रेन की तरफ भागेगी, क्योंकि हवा हमेशा हायर प्रेशर से लोअर की तरफ भागती है। तो इसलिए सारी हवा किस तरफ भागती है? हमारी ट्रेन की तरफ भागती है।
इसलिए चलती हुई गाड़ी में हमेशा हवा लगती है और रुकी हुई गाड़ी में हवा नहीं लगती, क्योंकि चलती हुई गाड़ी के दौरान चलती हुई गाड़ी में हमेशा आसपास की एयर की रफ्तार बढ़ जाती है जो उसके आसपास है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से जो बाकी हवा है वो हाई प्रेशर से लो की तरफ भागने लगती है, मतलब हमारी ट्रेन की तरफ भागने लगती है। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब आपने कभी ट्रैवल करा होगा जैसे मेट्रो में या ट्रेन में, अनाउंसमेंट होती रहती है कि ट्रेन आने वाली है, थोड़ा प्लेटफॉर्म से हटकर खड़े हों। सुना है किसी ने ऐसा? ट्रेन आने वाली है, प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर खड़े हों, सभी यात्रीगण से निवेदन है, कृपया प्लेटफॉर्म से दूर रहें। सुना है किसी ने ऐसा? सुना है भाई, है ना? सबने ही सुना है लगभग। ऐसा क्यों? उसका भी रीजन यही है लॉजिकली। अब मान लो कोई बच्चा खड़ा है, कोई लेडीज खड़ी है, आदमियों को तो इतना दिक्कत नहीं होती क्योंकि आदमियों के कपड़े रहते हैं चिपके चिपके, जितना मेरा अनुमान है ना? तो अब क्या हुआ, मान लो ट्रेन गुजरी, कोई बच्चा खड़ा है, कोई लेडीज खड़ी है, तो लेडीज खड़ी है, उसने मान लो साड़ी पहन रखी है, चुन्नी डाल रखी है गले में, बात समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब जैसी ट्रेन गुजरेगी, जैसी ट्रेन आएगी, तो ट्रेन के आसपास की एयर की रफ्तार बढ़ गई। ट्रेन के आसपास की एयर की रफ्तार बढ़ गई, तो प्रेशर क्या हो गया वहां पर, कम हो गया। तो जो हवा बहेगी वो ट्रेन की तरफ बहेगी। अगर कोई छोटा बच्चा हुआ और हवा तेजी से बही तो वो ट्रेन की तरफ खींच लेगी बच्चे को, क्योंकि हवा किस तरफ धक्का देगी हमें, जहां पर लो प्रेशर है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मान लो कोई लेडीज खड़ी है, तो उसकी चुन्नी उड़ के शायद उसमें अटक ही जाए, तो गला फंस जाए, दिक्कत हो जाए, ये सारी कहानी होती है। तो जब भी ट्रेन आती है तो हमेशा एक अनाउंसमेंट होती है कि भाई ट्रेन आने वाली है, कृपया प्लेटफॉर्म से दूर खड़े हो। उसका रीजन यही है क्योंकि जब ट्रेन आएगी हाई स्पीड में तो ट्रेन के आसपास की एयर की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर हो जाएगा। जो हवा है, बाकी हवा है, जो दूर की हवा है, वो सारी ट्रेन की तरफ बहने लगेगी, और जिसकी वजह से हमें ट्रेन की तरफ क्या लग सकता है, झटका लग सकता है, खींच सकती है हवा, है ना, उस तरफ। समझ पा रहे हो क्या? कोई हल्का फुल्का बंदा हुआ, कोई बच्चा हुआ, तो उसे खींच लेती है। कभी कभी अगर बहुत तेजी से ट्रेन आ रही है मान लो, तो उसके जाहिर सी बात है जितनी तेजी से ट्रेन आएगी, आसपास की एयर की रफ्तार उतनी ज्यादा हो जाएगी उसके, और जितनी रफ्तार ज्यादा हो जाएगी उतना प्रेशर लो हो जाएगा, और जितना प्रेशर लो होगा उतनी तेजी से हवा उसके पास में बहेगी, इसलिए वो खींच सकती है हमें। तो इसलिए हमेशा कहते हैं भाई प्लेटफॉर्म से दूर रहो, दुर्घटना हो सकती है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या ये बात भी? तो ये सारा कंसेप्ट था किसका? बर्नौली थ्योरम। बर्नौली कहाँ अप्लाई हो रही है, कैसे अप्लाई हो रही है, उसके कुछ एग्जांपल दिए मैंने डेली लाइफ के। अगर आपको समझ में आ गए तो इन्हें याद रखना। सारा खेल है हवा बढ़ने का, प्रेशर कम होने का। प्रेशर कम होएगा तो भाई हवा हायर से लोअर जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? नॉर्मल भी सोच सकते हो। एक पाइप है मान ले भाई मधुसूदन, एक पाइप है नॉर्मल, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। अब तू जहां पर उसको दबा देगा, जहां पर तू उसको दबाएगा वहां पर एरिया कम हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर कम हो गया, यहाँ का तो प्रेशर उतना ही था, तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया, तो इसलिए वो तेजी से भागने लगता है लिक्विड। अब लिक्विड तेजी से भागता है। उसमें देखा है, गाड़ी धुलवाने गए हो कभी? गाड़ी धुलवाने जाते हो, कितनी तेजी से, कितने प्रेशर से निकलता है वो, जबकि हमारे घर की नॉर्मल मोटर लगी होती है उसमें। अपने घर का नॉर्मल मोटर लो, मोटा पाइप लो, जो भी लेते हो, पानी देखो इतनी तेजी से नहीं आता। जबकि जब आप कार की, बाइक की धुलाई करवाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो उसके आगे ना एक नोजल लगी होती है, और उस नोजल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो बहुत कम होता है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे आपने देखा होगा सिरिंज, देखिए सिरिंज, जो इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन जो लगता है, इंजेक्शन में जहां से हम अंगूठे से दबाते हैं वो साइड मोटी होती है और नीडल बहुत पतली होती है। पतली होने का मतलब ये भी है, एक तो आसानी से घुस जाए, लेकिन बर्नौली वहां पे भी यूज हो रही है, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहां भी यूज हो रही है, क्योंकि जहां पर एरिया ज्यादा है आप कम प्रेशर धीरे धीरे कर रहे हो, लेकिन जहां पर हमारे पास एरिया कम है वहां पर तो तेजी से निकलता है ना वो। आप बहुत स्लो स्लो अंगूठा दबाते हो, लेकिन वो जो तेजी से निकलता है, देखा तुमने कभी इंजेक्शन लगा है? सबके लगा हुआ है यार ये तो। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ एप्लीकेशन थी बच्चों की इसकी, बर्नौली थ्योरम की।
अब एक और आ जाते हैं, एक लास्ट और, इसको बोलते हैं एटोमाइजर। एटोमाइजर या फिर स्प्रेयर। एटोमाइजर या स्प्रेयर। स्प्रेयर या कोई नाई जो होता है ना, नाई जब बाल बनाते हैं तो उनके पास स्प्रे रहता है, उस स्प्रे में भी कैसे काम होता है, फंक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही मान लो। पर ये एटोमाइजर थोड़ा ऐसे बना होता है, इसमें एक कांच की ऐसे करके नली होती है और ये उसकी नोजल होती है जहां से वो बाहर आएगा, छोटे छोटे छेद रहते हैं इसमें। यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है रबड़ का, इसको रबड़ बल्ब बोलते हैं। इसमें यहाँ पर आपकी बॉटल लगी होती है ये, जिसमें आप लिक्विड भरते हो जो भी भरना है इसमें। इसके अंदर एक पाइप लगा होता है छोटा सा, और इसमें आपने लिक्विड भर रखा होता है। अभी सब कुछ नॉर्मल प्रेशर पे काम हो रहा है। अब सोचो, जब इसको मैं दबाऊंगा चारों तरफ से, हवा जो होगी, एयर की रफ्तार यहाँ पर बढ़ जाएगी भाई, इसमें हवा ही तो होगी। ये जो रबर का ये बल्ब है या रबर का रबर बॉल है जिसको आप प्रेस करते हो, ठीक है। अब सोचो, जब मैं इस रबर बॉल को प्रेस करूंगा तो जो एयर की रफ्तार है, एयर फ्लो बढ़ गया यहाँ पर। अगर एयर फ्लो बढ़ गया तो एयर फ्लो बढ़ने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। कहां पर? ये ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले जगह की। प्रेशर कम हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, नीचे तो उतना ही रहेगा जितना था, लेकिन यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे कम हो गया प्रेशर, तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे लिक्विड ऊपर चढ़ता है वैसे ही हवा इसको साथ में ले जाती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, बाहर निकलता है तो ये स्प्रे की फॉर्म में आता है। बोलो भाई। सेम कंसेप्ट है भाई सब में। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 2 हो गया आई थिंक, है ना। ये सारा पार्ट खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, इसको साफ कर दूं। चलिए भाई, अब आ जाते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से ये सारा टॉपिक तो हो गया खत्म। अब आ जाते हैं कुछ छोटी छोटी बातों पे, जिनमें सबसे पहली बात है, समझना जरा और ध्यान देना, है ना। टॉपिक का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो क्या होती है, देखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which act between molecules of substance। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, अब ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कोहेसिव और एक होती है एडहेसिव। कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एडहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोहेसिव कौन सी होती है? विच एक्ट, बाकी तुम्हें पता ही है क्या लिखना है, विच एक्ट बिटवीन molecules of same substance। molecules of same substance, जो सेम मॉलिक्यूल मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है। एग्जांपल दूंगा भी, देखते रहना। विच एक्ट बिटवीन molecules of different substance। ठीक है भाई। कोहेसिव कौन सी होती है? विच एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एडहेसिव होती है विच एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और कुछ बातें बताता हूं,
बस इतना याद रखना, को का मतलब होता है कॉमन, को का मतलब कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसे। तो एक जैसे मॉलिक्यूल के लिए कोहेसिव है और अलग अलग के लिए एडहेसिव है। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी लगेगी? सी और ए में बताते जाना, सी मतलब कोहेसिव होगा, ए मतलब एडहेसिव। वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में शुभम भाई? अच्छा, प्लाईवुड के मॉलिक्यूल के बीच में, प्लाईवुड के अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में? मार्कर की इस प्लास्टिक के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी लग रही है? अपने प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मार्कर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोहेसिव है। बात समझ में आ गई? चलो, तुम्हारी इंक, तुम्हारे पेन की इंक और कॉपी के बीच में, सीधी बात है एडहेसिव। आप लिख पाते हो, किस वजह से लिख पाते हो? एडहेसिव फोर्स की वजह से। हालांकि चलाना तो पेन ही पड़ेगा, लेकिन इंक ही नहीं चिपकेगी तो कैसे लिख पाओगे? कांच पे चलाओ पेन को, नहीं चलेगा क्योंकि एडहेसिव वीक है वहां पे, जबकि कॉपी पे चलाते हो तो चल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो बताओ, मेरे इंक और बोर्ड के बीच में एडहेसिव है। अभी बात समझ में? दीवार और पेंट के बीच में, दीवार और पेंट के बीच में एडहेसिव, सीधी बात है। बात समझ में आ गई क्या? फेविकोल के एड में लिखा था, फेविकोल पे लिखा था एडहेसिव, फेविकोल पे लिखा था एडहेसिव। एडहेसिव क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो किसी भी मॉलिक्यूल पे चिपक जाएगा, किसी भी सब्सटेंस पे चिपक जाएगा, इसलिए एडहेसिव। जो चीज कहीं भी चेप हो जाए उसको बोलते हैं एडहेसिव। समझ रहे हो मेरी बात? तो एडहेसिव और कोहेसिव में अंतर समझ में आ गया? ठीक है। हाउ वी एबल टू राइट ऑन बोर्ड बाई चौक? हाउ वी एबल टू राइट ऑन बोर्ड बाई चौक ड्यू टू एडहेसिव फोर्स? क्वेश्चन, हाउ वी एबल टू राइट, मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि एग्जाम में यही पूछा गया था। हाउ वी एबल टू राइट ऑन बोर्ड बाई चौक, तो हाउ वी एबल टू राइट ऑन बोर्ड बाई चौक, देयर आंसर ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। हाउ वी एबल टू राइट ऑन द कॉपी बाई पेन ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जो चौक के मॉलिक्यूल है वो बोर्ड पे चिपक जाते हैं, चौक के मॉलिक्यूल बोर्ड पे चिपक जाते हैं ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। अगर वो नहीं चिपकेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो रीजन क्या हुआ यहाँ पर? ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। ठीक है, बाकी आपको पता है ना कि चौक के मॉलिक्यूल उस पर चिपक जाएंगे दीवार पे। चल, क्वेश्चन दूसरा, व्हेन अ ग्लास रॉड dipped in water, then it become wet, but when dipped in mercury it does not wet। ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है? बात समझ में आ गई क्या है? एक ग्लास रॉड को अगर मैं पानी में डालता हूं, देखते रहना, एक ग्लास रॉड को पानी में डालता हूं, इसमें पानी है, पानी, और सेम एक रॉड को मरकरी में डालता हूं, मरकरी, कोई से भी एक के रिस्पेक्ट में आंसर बता सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो भाई मरकरी, जब ग्लास रॉड को पानी के अंदर डालता हूं तो पानी की